गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने जहाँ पे अपना लेक्चर 1 कंप्लीट किया था यूनिट 1 का, हम आज उसी से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है अकाउंटिंग के टाइप या अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है बेसिकली? वैसे तो अकाउंटिंग कई टाइप की होती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, लेकिन जो मेन मेन जो अकाउंटिंग के टाइप्स हैं वो तीन हैं। एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या यूज होता है भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप स्टैच्यूटरी अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है, टैक्स या टैक्स अथॉरिटी बोलती है कि भाई आपको टैक्स पे करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। तो एक हिसाब से कंपलसरी हो जाता है। इंडिया में सिर्फ 24 कंपनीज के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी, 24 इंडस्ट्रीज के लिए, और उसमें भी एक लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट है कि टर्नओवर अगर एक्सीड करता है तब इनको कॉस्ट ऑडिट कराना, अदरवाइज नहीं कराना है। फिर आता है भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या यूज होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग, उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ओनली डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए इस अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज प्रॉफिट या लॉस या सॉल्वेंसी पोजीशन पता करने के लिए। कल हम लोगों ने अकाउंटिंग में डिस्कशन कर लिया था सॉल्वेंसी पोजीशन और इंसॉल्वेंसी क्या होती है, सारी चीजों पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is commonly termed as accounting. The American Institute of Certified Public Accountant की जो definition है वो आपको पता ही है, an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and event which are in part at least of financial character. वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू सीमा, Chartered Institute of Management Accountant, cost accountancy is defined as application of costing and cost accounting principle, method and technique to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यूज सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है वो मैनेजर करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है, टू प्रोवाइड देम विद द बेसिस इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन that would allow them to better equipped in their management and control function. अब इनके लिए वन लाइनर क्या कहा गया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में क्या कहा गया है? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या? प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड का, मतलब 2020 का, 2021 का। किस दिन किया जाता है मेनली? एंड द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब सर अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है? इंडिया की अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कहीं कहीं पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कहीं कहीं पे 1 जुलाई से 30 जून। 12 महीने का पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड आपका। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। किसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। एमसीक्यू का क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी एंड प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसको कौन सी अकाउंटिंग बोलते हैं? डिसीजन अकाउंटिंग। अब आइए, तो ये हो गया आपके तीन टाइप्स के अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट।
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बेस क्या है, किस बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हैं? तो देखो अकाउंटिंग की जो बेसिस है, एक तो एक्रूअल बेसिस है और एक है कैश बेसिस। जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो बेसिस है वो दो है, एक एक्रूअल बेसिस और दूसरा है कैश बेसिस। Accrual basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue, cost, assets and liabilities are reflected in the accounts for a period in which they occur. The basis include consideration relating to deferrals, allocation, depreciation and amortization. This basis is also referred to as mercantile basis. फिर से देखिए, accrual basis of accounting method of recording transaction by which revenue, cost, assets and liabilities are reflected in the accounts for the period in which they are occur. This basis include consideration relating to deferrals, मतलब अगर आपको consideration अभी मिला भी नहीं है लेकिन आपने उन चीजों को यूज कर लिया है तो भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, amortization, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आ जाइए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट फॉर अ पीरियड इन विच एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट आर मेड। एक्चुअल रिसिप्ट या एक्चुअल पेमेंट हुआ होगा तभी ये रिकॉर्ड सॉरी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस भी दिया हुआ है कि क्या डिफरेंस है। Accrual basis of accounting, under this there may be prepaid outstanding expense and accrued advance income in the balance sheet। रिकॉर्ड करते हैं prepaid outstanding बाकी है expense, accrued income या advance income उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस में क्या, अंडर दिस देयर इज नो प्रीपेड, नो आउटस्टैंडिंग, नो अक्रूड, नो एडवांस, इनको रिकॉर्ड ही नहीं करते, बस उसी पीरियड का जो एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसिप्ट होगा उसी को। Higher lower income in case of prepaid expense and accrued income, income statement will show a relatively higher income। यहाँ पे इनकम जो एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं उनकी जो इनकम होती है वो हायर शो होती है और जो कैश बेसिस पे चलते हैं उनकी जो इनकम शो होती है वो लोअर शो होती है। क्यों? क्योंकि भाई कैश बेसिस वाले अक्रूड इनकम वगैरह को, प्रीपेड को कंसीडर ही नहीं करते। हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम, इनकम स्टेटमेंट विल शो अ रिलेटिवली लोअर इनकम। जाहिर सी बात है जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप शो करोगे, जो जो खर्चा आपने किया नहीं है लेकिन वो बाकी है और उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे, तो आपकी जो इनकम होगी वो कम शो होगी। और कैश बेसिस पे आप चल रहे हो तो इसमें जाहिर सी बात है आप आउटस्टैंडिंग बकाया को दिखाओगे नहीं तो आपकी इनकम हाई होगी। अवेलेबिलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एडवांस इनकम या अक्रूड इनकम वगैरह हम प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम अगर दिखाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा एक्रूअल बेसिस पे और कैश बेसिस पे? तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम हाई होगा और कैश बेसिस पे लोअर। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम को अगर शो करते हैं तब क्या होगा, तो एक्रूड बेसिस पे इनकम लोअर होगा और कैश बेसिस पे हायर। Availability of option to an accountant to manipulate the account by way of choosing the most suitable method out of several alternative method of accounting, FIFO, LIFO, SLM, WDV। ठीक है, तो अकाउंट एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि अकाउंटेंट के पास ऑप्शन होता है, ठीक। और कैश बेसिस में क्या होता है कि अकाउंटेंट हैज नो ऑप्शन टू मेक अ चॉइस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब आता है एक हाइब्रिड और मिक्स्ड, जो कैश और एक्रूअल दोनों बेसिस को लिए हुए हैं। Under the hybrid system of accounting, income are recognized as in cash basis accounting. When they are received in cash, expense are recognized on accrual basis। याद रखिएगा, हाइब्रिड सिस्टम में इनकम को हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस को एक्रूअल बेसिस पे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे अराइज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे आर पेड। नेक्स्ट,
अब आ जाते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग पे या अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे आने से पहले आप देख लीजिए कि प्रिंसिपल आया कैसे होगा। देखो, अलग अलग जो देश होंगे, जो कंट्रीज होंगी, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब देश जो है अलग अलग। पाकिस्तान नहीं लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट था, तो जाहिर सी बात है यहाँ की अकाउंटिंग और इंडिया की अकाउंटिंग लगभग सिमिलर ही रही होगी। ठीक है, तो ये जैसे देश हैं, जैसे मैंने अलग अलग अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ले लिया मान लो, तो अलग अलग देशों की जो अकाउंटिंग करने का तरीका होगा वो तो अलग अलग रहा होगा। अलग अलग अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग रहा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि सपोज इंडिया का कोई बिजनेसमैन जब अमेरिका अगर बिजनेस करने जाता तो वहां पे वो क्या करता, वो पहले जाके वहां अकाउंटिंग सीखता। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मैंने लेक्चर 1 में बताया था। वहां पे जाके अकाउंटिंग सीखेगा, अकाउंटिंग करेगा, तब जाके वो आगे का काम कर पाता। तो उसमें बड़ी दिक्कत थी। तो कई सारे लोग मिले। अब क्या मिले उसी के बारे में हम गैप में चल रहे हैं बताने आपको। A widely accepted set of rules, widely मतलब पूरे लगभग विश्व में accepted set of rules, convention, standard and procedure for reporting financial information as established by Financial Accounting Standard Board या Accounting Standard Board। ये are called generally accepted accounting principle, generally accepted accounting principle. These are common set of accounting principle, standard and procedure that companies use to compile their financial statement. GAAP are a combination of standard and simply the commonly accepted way of recording and reporting accounting information. Gap is to be followed by companies so that investors have a optimum level of consistency in the financial statement they use when analyzing companies for investment purpose. Gap covers such aspects like revenue recognition, balance sheet item classification, and outstanding share measurement. तो गैप ने क्या किया था कि पूरी की पूरी एक समस्या का इसने समाधान कर दिया था। अकाउंटिंग करने का तरीका सबको पता था, लेकिन अकाउंटिंग का कोई एक सिमिलर प्लेटफॉर्म नहीं था। तो गैप ने पूरी की पूरी अकाउंटिंग बॉडीज को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। एज अर्लियर एज अर्लियर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड as seen earlier, the accounting information is published in form of financial statement. The three basic financial statement are, तो तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्या शो करता है? आपका प्रॉफिट और लॉस ऑफ फॉर अ सर्टेन पीरियड। दूसरा है बैलेंस शीट, that exhibits the financial strength of the business as a particular date। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, that describe the movement of cash from one date to other। all these statements are meant to be used by different stakeholder। इन स्टेटमेंट को जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं वो यूज करते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को ही बोला जाता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ
accounting. It is necessary that the information contained therein is based on definite principle, concentrate concept and well accepted convention. अब आते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक गाइडलाइन। क्या है ये? एक गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन है, दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक बेसिक गाइडलाइन है एंड प्रोसीजर। दे जज एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, कैसे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्ट को तैयार करेंगे। दे एश्योर यूनिफॉर्मिटी and understandability. Accounting concept lay down the foundation for accounting principle. They are the ideas essentially of mental level are as and are self-evident. These concepts ensure recording of financial fact on sound basis and logical consideration. Accounting convention or method or procedure that are widely accepted when transactions are recorded or interrupted. They follow the convention. Many times, however, the term principle, concept and convention are used interchangeably. मतलब एक सीधी सी बात ऐसे समझिए कि जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, जो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन है, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अकाउंटेंट को एक गाइडलाइन और एक प्रोसीजर दे दिया। अब अकाउंटिंग का काम बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को और कैसे आपको रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंटिंग, आज सिर्फ हम आपको एक एक पॉइंटर है, बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिक एजम्पशंस में क्या क्या है? एक तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आइए, बेसिक एजम्पशन में सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। This concept explained that the business is distinct from the proprietor, यानी कि बिजनेस और ओनर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। दस द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यूअस चलता जाएगा। मतलब उसका एक कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि इतने समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट द बिजनेस हैज अ परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। फिर आता है नेक्स्ट, money measurement concept. According to this concept, only those transactions which are expressed in monetary terms are to be recorded in accounting books. मतलब हम उन्हीं चीजों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह देंगे जिन चीजों को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जो चीजें मनी में मेजर नहीं हो सकती वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी कोई भी जगह नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग में अमाउंट कंसीडर करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है उससे हमें मतलब नहीं होता, क्वालिटी से हमें मतलब नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी मनी में मेजर नहीं हो सकता। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जैसे 12 रुपए का एक पीस है और 100 पीस हमने खरीदा तो हमने ये 1200 रुपए, तो 1200 रुपए में हमने मान लीजिए कोई चीज परचेस किया, हमने 300 रुपए एक लेबर को पे किया, तो 6 लेबर को कितना पे किया होगा? 1800। तो हम वेजेस में टू वेजेस करके 1800 दिखाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। हम ऐसा नहीं दिखाएंगे टू वेजेस 300 × 6 ऐसे करके नहीं दिखाएंगे। हमें मनी से मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये एक बेसिक एजम्पशन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट कर लेनी है कितने दिन के अंदर? विद इन 12 मंथ्स। बिजनेस आर लिविंग कंटिन्यूअस
एंड स्प्लिटिंग ऑफ द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिजनेस इवेंट इनटू टाइम पीरियड। तो उनको हम स्प्लिट यानी तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में टाइम पीरियड के हिसाब से। इन द समवॉट arbitrary, there is no significant change just because one accounting period end and a new one begins। जैसे ही एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है वैसे ही एक दूसरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं एक्रूअल में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड credit transaction. In case of a cash transaction, owner equity is instantly affected as cash earlier is received or paid. In a credit transaction, however, a mere obligation toward by the business is created. When credit transaction exist, revenue are not the same as cash received and expense are not same as cash paid during the period to the accounting system based on concept पे based है। accrual concept are called accrual system of accounting और mercantile system of accounting। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, system of accounting में cash basis और accrual basis पे। क्लियर है? तो आपको आज मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की हैं। मैंने आपको गैप बताया, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बताई, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बता दिया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। इतनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको अभी हम होमवर्क भी दे देंगे और लिंक भी शेयर कर दे रहा हूं मैं इसका ईआरपी पे भी आपके, वहां से भी आप इस क्लास को देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो, और होमवर्क जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।